चलो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें मोशन की बहुत सारी चीज़ें कवर भी कर ली थी। ठीक है, मेनली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। उसके बाद हमने एक नया सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन के कुछ टाइप पढ़े थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक मैंने अपना लास्ट जो लेक्चर हुआ था वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज का लेक्चर देखो, ज्यादा कुछ नहीं बचा अब चैप्टर में हमारे। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो चैप्टर बिल्कुल अब हमारा एंड की तरफ है। एक जो आज का लेक्चर जो शुरू करेंगे वो एक छोटे से टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल सुनने में लग रहा है कि मैथ जैसे ही ग्राफ होने वाले हैं इसके अंदर भी, तो मैथ से काफ़ी डिफरेंस है यहाँ के ग्राफ के अंदर। यहाँ का ग्राफ आपको एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ कॉपी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस पेंसिल और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, ग्राफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अभी जब मैं वर्कशीट दूंगी तो आप देखोगे कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्राफ बनाने को किसी में नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, तो समझते हैं ग्राफ को। देखो ग्राफ थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं। जो ये मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, जब आप क्लास 11th में आओगे, क्योंकि 9th और 11th बिल्कुल आपस में मैच करता है, वैसे ही 10th और 12th आपस में मैच करता है। जितने चैप्टर्स हम 9th के फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और 9th के केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, सेम चैप्टर हम 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। मोशन नाम ना होकर वहां पे एक नाम आ जाएगा काइनेमेटिक्स। चैप्टर सेम है, थोड़ा एडवांस, थोड़ा नहीं काफी एडवांस लेवल का चैप्टर होगा। ये जो मैं ग्राफ पढ़ाऊंगी ये मैं आपको 9th के लेवल का पढ़ाऊंगी। ठीक है, ग्राफ में बहुत सारी बातें हैं, पूरा का पूरा 11th पढ़ोगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ 11th की ग्राफ पे ही डिपेंड है। तो अभी जो हम ग्राफ डिस्कस करेंगे वो आपके 9th के बेस लेवल पे होगा। जब 11th में आओगे तो यही ग्राफ पढ़ोगे बेस से, लेकिन धीरे 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 थोड़ी चीज़ें एडवांस होती चली जाएगी। ठीक है, तो देखो हमें साइंस के मोशन चैप्टर के ग्राफ में जो चीज़ पढ़ना है, सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है ग्राफ के अंदर। पहला, मुझे ग्राफ का स्लोप पता होना चाहिए, दूसरा मुझे ग्राफ का एरिया पता होना चाहिए। 9th के मोशन चैप्टर में ग्राफ के अंदर बात करूं तो ग्राफ में मुझे सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, ग्राफ का स्लोप पता होना चाहिए और ग्राफ का एरिया पता होना चाहिए। आओ देखते हैं कैसे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। मान लो स्लोप की बातें करते हैं पहले। ठीक है, गलत बना दिया भाई इसको। अच्छा ऊपर से ले जाऊं तो सही बनना चाहिए, हाँ बढ़िया। ठीक है, मैंने क्या किया, आ जाओ, इसको वाई एक्सिस मान लूं, इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इसमें कोई दिक्कत, यही होता ही है। ठीक है, अच्छा स्लोप की बातें करते हैं पहले। देखो मैंने एक सीधी यहाँ लाइन बनाई। ठीक है, थोड़ा और साइड से बनाते हैं। मैंने एग्जैक्ट एक सीधी यहाँ से, मान लेना वहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, एक ऐसे लाइन बनाई। ठीक है, एक आपका एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस, और बीच में मैंने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है इसे हम बोलते हैं स्लोप। ये ग्राफ का क्या बता रहा है बेटा, स्लोप बता रहा है। देखो जब भी मैं बोलूं कि मुझे किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है, जब भी मैं बोलूं कि मुझे किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है, इसका मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है, मुझे ये एंगल फाइंड करना है। और 9th में पहली बार आप एक वर्ड सुनोगे, एंगल को थीटा भी बोलते हैं। हो सकता है इससे पहले अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो, लेकिन 9th से शुरू होता है एंगल। हम तो एंगल बोलते हैं, छोटी क्लास में भी एंगल बोलते हैं, लेकिन 9th में इसी एंगल को एंगल ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। लिखूं तो ऐसा, थीटा। डिनोट करने का क्या तरीका है, गोल बनाइए, बीच में ऐसी चीरा लगाइए, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल। बड़ी क्लास में एंगल नहीं बोलते, 10th में भी आप जब सर आपको जब पढ़ाएंगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब सुना होगा, ये सब एंगल है। ठीक है, 10th में तो आपको डिटेलिंग है, 9th में आपके लिए नहीं है, लेकिन साइंस में ये बस थोड़ा सा है, बस इतना सा ही है, ज्यादा है नहीं आपके सिलेबस में, डोंट वरी। तो जब भी मैं स्लोप की बात करूं, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये एंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, अभी मेरा एंगल इतना है, अभी मेरा एंगल और बढ़ गया, जितना मेरे हॉरिजेंटल से ये एंगल बढ़ता जाएगा उसी को हम बोलेंगे थीटा, मेजर करके निकालना रहेगा। ठीक है, अब लेकिन ये थीटा फाइंड कैसे करना है, ये थीटा फाइंड कैसे करना है, तो फाइंड करने का वैसा ही तरीका है जैसे आपने मैथ्स में अगर पढ़ा होगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मैं इसको एक ट्रायंगल मान सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल मान सकती हूँ। ये हो गया मेरा बेस, ठीक है, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, जब भी मैं थीटा की बात करूं,
जब भी मैं थीटा की बात करूं, इसका मतलब मुझे कैसे निकालना है थीटा? मुझे थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना है। थीटा कैसे निकलेगा? आपको परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना है। थीटा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मैं पूछूं परपेंडिकुलर, तो बेटा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर किससे रिलेट कर रहा है? वाई एक्सिस से। अच्छा, अगर मैं पूछूं बेस, तो बेस किससे रिलेट कर रहा है? यानी अगर मुझे स्लोप निकालना है, अगर मुझे एंगल निकालना है, तो मुझे y और x एक्सिस को डिवाइड करना है। बस इतना कॉन्सेप्ट, और कुछ मत लेना उससे। बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे y और x एक्सिस को डिवाइड करना है। इतनी बात जमती है? बिल्कुल सीधी से जमती है, ठीक है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। एंगल की बात करते हैं, ठीक है, आ जाओ। एंगल की बातें करते हैं, सॉरी एंगल नहीं, एरिया की बातें करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा आएगा कि फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। ऐसा क्वेश्चन होगा कि फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। क्या ऐसा मैथ्स में मिला है कभी? ऐसे कोई सवाल मिले हैं कभी मैथ्स में? एरिया वाला कोई सवाल मिला है ग्राफ पे? नहीं मिला, ठीक है। मिलेगा, आई थिंक 9th में कोई ना कोई चैप्टर में आपको ग्राफ मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनो, एक सवाल आपको मिलेगा साइंस में, कोई ऐसा ग्राफ बना होगा पहले से, आपको बनाना नहीं होगा। कहेगा फाइंड द एरिया अंडर ग्राफ, और यहाँ तक मार्किंग कर देगा कि यहाँ तक का एरिया निकालो। अब यहाँ पे दिमाग घूमेगा कि मैम ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो जहां तक का एरिया आपसे पूछा जाए, वहां पर एक आप सीधी लकीर डाल दो। मुझसे यहाँ तक का एरिया अब पूछ रहा है, तो मैं यहाँ तक एक सीधी लाइन डाल दूं। क्या दिख रहा है अब आपको? ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, कोई नाम दे दो, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी। क्या ट्राइंगल का एरिया निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात है? बिल्कुल मुश्किल की बात नहीं है। तो ट्राइंगल का एरिया सिंपली मैं कैसे निकालूं भाई? ट्राइंगल का एरिया मैं यहाँ लिख रही हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, बेस किससे रिलेट कर रहा था? बेस किससे रिलेट कर रहा है? एक्स एक्सिस से। और मेरा हाइट किससे रिलेट करेगा? यानी अगर मुझे एरिया निकालना है, तो मुझे वाई और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है आपको। ये सारा नहीं रखना है आपको, सिर्फ छोटी सी कॉन्सेप्ट रखना है कि मैम अगर हमें स्लोप निकालना है तो इसका मतलब मुझे डिवाइड करना है, और मैम अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर इतनी बात जमती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एरिया का मतलब पता है कैसे पूछेगा वो? एरिया का मतलब पूछेगा, इस ग्राफ के अंदर ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपको कह देगा, ये पूरा एरिया ऐसे शेडेड कर देगा और कहेगा ये पूरा एरिया फाइंड करो, ठीक है। तो सिंपल सा, पहले तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी लिखवाऊंगी, डोंट वरी। थोड़ा आगे चलूं, थोड़ा सा आगे चलूं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी मैंने ग्राफ पढ़ाना शुरू नहीं किया, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि स्लोप और एरिया क्या चीज है, ठीक है। अब चैप्टर में जो ग्राफ है, आओ उसकी बात करते हैं। आपके सिलेबस में 2 ग्राफ है भाई, आपके 9th के सिलेबस में 2 ग्राफ है। एक आपका ग्राफ है जिसे हम प्यार से बोलते हैं एसटी ग्राफ या डीटी ग्राफ, एक प्यार से बोलते हैं वीटी ग्राफ। 2 ही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो ग्राफ आ रहा है उसकी बातें करते हैं। ग्राफ नंबर 1 है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, लिखने का मैं पूरा टाइम दूंगी। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी बाद में रखो, ले लूंगी, ठीक है। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किसी किसी बुक में लिखते हैं ऐसे, यहाँ लिख के बता रही हूँ, किसी किसी बुक में लिखते हैं ऐसे, एस टी ग्राफ। एस किसके लिए डिनोट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए। या कभी कभी आपको ऐसा लिखा होगा डी टी ग्राफ। डी किसके लिए डिनोट करते हैं? डिस्टेंस के लिए। तो इसको दोनों ही नाम से बोल सकते हैं, कोई भी डिफरेंस की बात नहीं है। एस टी ग्राफ या डी टी ग्राफ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बात ठीक है। अब आ जाओ, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। करना क्या है, सुनो। पहली चीज तो ये कि डिस्टेंस और टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रखते हैं? एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? एक्स एक्सिस पे रखते हैं हमेशा टाइम।
जो कि किस में रहेगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे रखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रख दे या डिस्टेंस रख दे, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा यूनिट बताओ डिस्प्लेसमेंट की। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बोल रहा है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट सिर्फ मीटर, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है तो बवंडर हो जाएगा। सिर्फ मीटर लिख के छोड़ दिया, ठीक है। कोई प्लॉट ले लेते हैं, मान लो कोई ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं, थोड़ा सा साइड में लेते हैं, इधर ले लेते हैं। मान लो कि 1 सेकंड हुआ, मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ मानने के लिए, कोई पॉइंट मान रही हूँ। 2 सेकंड हुआ, मैंने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 3 सेकंड हुआ, मैंने 6 मीटर का। 4 सेकंड हुआ, मैंने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और 5 सेकंड हुआ, मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इतना कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है। यहाँ पॉइंट कर लो, आ जाओ यहाँ पॉइंट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। 1 सेकंड पे कितना है भाई, 2। 2 पे कितना है, 4। 3 पे कितना है, 6। 4 पे है 8 और इस पे है 10। अब देखो, अगर स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल आपको एक सीधी लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से, इन सारे पॉइंट को टच करते हुए बिल्कुल प्यारी सी सुंदर सी तुम्हें लाइन मिल जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। कोई ऐसी ग्राफ बन गया मेरा। अब सुनो, अब ध्यान से बातें करते हैं। चलो, मैंने बताया मुझे निकालना है इसका स्लोप। स्लोप निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, ये 0 से नहीं शुरू करना चाहिए। एक थोड़ी सी गलती हुई, देखो, क्योंकि लिया तो मैंने 2 से है, तो ये 0 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड रुको, एक तो ये डिलीट भी नहीं होता यार, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं इसको, हम लेते हैं यहाँ से 2 से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से शुरू हुआ ना पॉइंट मेरा। हाँ जी, अब सुनो, मुझे निकालना है स्लोप। मुझे निकालना है स्लोप। स्लोप निकालना है, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करना है यानी मुझे परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना है। अब ऐसे तो पता नहीं चल रहा, अब क्या करो, अब यहाँ पे अगर एक लाइन डालूं तो क्या आपको ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, ठीक है जी। अब देखो, परपेंडिकुलर की बात करते हैं। परपेंडिकुलर किससे डील कर रहा था, वाई एक्सिस से, ठीक है। निकालने का तरीका देखो, 10 - 2, ठीक है। तो लिखना कैसे है, देखो लिखने के 2 तरीके हैं। अभी मैं बेसिक से सिखाती हूँ आपको। इसको मान लो y2, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो x1। किसी किसी स्कूल में ऐसे बताएंगे, किसी किसी स्कूल में बिल्कुल डायरेक्ट बोल देंगे कि लिख दो, निकाल दो, कुछ भी आंसर आ जाए वो दे देंगे मार्क्स, मतलब आंसर सही होना चाहिए। फॉर्मेट पे नहीं बोलते हैं वो। लेकिन कुछ कुछ स्कूल में वो बोलते हैं ऐसे y2 - y1 करके लिखना कंपलसरी है, वरना मार्क्स नहीं देते हैं। इसलिए मैं वही बता रही हूँ आपको, y2 - y1 समझ में आता है, ऑल द बेस्ट, शुरुआत करो इसी से। नहीं आता है तो सिंपल तरीके से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट 10 - 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिखते हैं। तो मैं लिखूंगी y2 - y1, और बेस की बात करो 5 - 1, तो x2 - x1 वैल्यू पुट करते हैं। क्या है भाई, 10 - 2 डिवाइडेड बाई 5 - 1, ये मेरा आ गया 8, ये मेरा आ गया 4। अगर सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आया 2। अब ध्यान से सुनना, 2 तो लिख दिया, लेकिन मैंने इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। 2 लिखने के बाद मैंने जगह खाली छोड़ी है। क्या मिसिंग है वहां पे, 2 के बाद कुछ जगह खाली है, कुछ मिसिंग, कुछ मिस लग रहा है। क्या मिस लग रहा है, उसकी एसआई यूनिट मिस। अभी ऐसे ऐसे पुट नहीं करते, पहले समझते हैं कि जो 2 निकाला वो क्या निकाला। ध्यान से सुनना, जो 2 निकाला वो क्या, रुक जाओ भाई रुक जाओ, दूसरे को भी समझने दो। जो 2 निकाला वो क्या निकाला, हमने क्या किया देखना। हमने y और x एक्सिस को डिवाइड किया है, y पे रखा क्या था, मीटर, ठीक है। और x एक्सिस पे क्या रखा था, सेकंड। ये कहीं आपको देखा देखा सा ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या ये बात पढ़ी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट थी मीटर,
और टाइम की एसआई यूनिट थी सेकंड, यानी जो ये 2 निकाला है ये मैंने वेलोसिटी निकाली हुई है। ये जो मैंने 2 निकाला है ये मैंने वेलोसिटी निकाली है, यानी इसके आगे मुझे, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को ही तो डिवाइड किया, ये देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को ही तो डिवाइड किया, यानी मैंने 2 के आगे मुझे मीटर पर सेकंड लिखना है। यानी मुझे 2 के आगे क्या लिखना है, मुझे 2 के आगे मीटर पर सेकंड लिखना है। इसका मतलब dt ग्राफ का स्लोप या st ग्राफ का स्लोप, dt या st ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे क्या बताता है, वो मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। बस दिमाग में इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। यानी dt या st ग्राफ का जब भी स्लोप निकालना है आपको चीजों को डिवाइड करना है और उसके आगे SI यूनिट में आपको वेलोसिटी की SI यूनिट लगानी है। यहाँ तक बात ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है आपका चीजों को। dt और st ग्राफ में सिर्फ स्लोप पढ़ना होता है, एरिया नहीं पढ़ना होता है। dt और st ग्राफ का सिर्फ स्लोप पढ़ना है, इसका एरिया से हमें कुछ नहीं मिलता। तो सिर्फ याद रखना है, क्वेश्चन आएगा st ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ऐसे कुछ ऑप्शंस में होगा आपके पास, आपको टिक करके आना है वेलोसिटी। यहाँ तक बात ठीक है? यहाँ तक बात ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? इसको लिखते हैं क्योंकि अब आपको जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो वीटी ग्राफ पढ़ाऊंगी, उसमें दोनों ही चीजें बताऊंगी। तो पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलो। चलो नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं बेटा, ठीक है? डीटी ग्राफ पढ़ लिया। लास्ट एक और ग्राफ है आपके सिलेबस में, ठीक है? उसका नाम है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? प्यार से बोलते हैं इसे वीटी ग्राफ, ठीक है? इसके अंदर दोनों चीजें पढ़नी है। इसके अंदर आपको स्लोप भी पढ़ना है, इसके अंदर तो आपको स्लोप भी पढ़ना है। जैसे देखो dt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, दिमाग में क्लियर है? इसके अंदर स्लोप एंड एरिया दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है। दोनों ही चीजें कुछ अलग चीजें आपको देंगी। जैसे सोचो पढ़ हम dt ग्राफ रहे थे लेकिन उसके स्लोप से क्या मिल गया, मुझे वेलोसिटी मिल गया। वैसे ही पढ़ेंगे हम vt ग्राफ, लेकिन इनका स्लोप भी कुछ देगा और इनका एरिया भी हमें कुछ देगा, ठीक है? जल्दी जल्दी से सेम वही काम करते हैं, एक जल्दी सा ग्राफ बना लेते हैं। एक ही ग्राफ में आपको बता दूंगी, ठीक है? जल्दी सा एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? पहले की तरह एक्स एक्सिस पे रख दूं टाइम जो कि सेकंड्स में है, वाई एक्सिस पे रख दूं मैं अपना वेलोसिटी, ठीक है? वाई एक्सिस पे रख दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है? यहाँ तक बात बिल्कुल डन है, ठीक है? कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो 1 सेकंड हुआ, मैंने अपनी गाड़ी शुरू करी और उसने स्पीड पकड़ ली 5 मीटर पर सेकंड की। 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड पे, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। मान लो मैंने अपनी गाड़ी शुरू की, पहले 5 स्पीड की, 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, ठीक है? ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है? ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ठीक है? ग्राफ बनाओगे तो वैसे ही पहले की तरह आपको कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है? ऐसा कोई आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमेशा पहले की तरह ही। वही स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है मतलब क्या करना है बेटा, थीटा निकालना है। थीटा निकालना है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। परपेंडिकुलर की बात करूं तो y2 माइनस y1 डायरेक्ट लिख सकती हो 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ग्राफ मैंने 0 से शुरू किया है इसलिए 0 पे ले रही हूँ, ठीक है? तो हो गया 5 माइनस 0, कितना आया सॉल्व करके बेटा, 25 डिवाइडेड बाई 5। मेरा आंसर आ गया 5 5 जा 25, ठीक है? अब ये 5 क्या निकल के आया, ध्यान से सुनना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी बात सुनो। वाई एक्सिस पे क्या रखा था हम लोग ने, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी थी कैसी, क्या ये वेलोसिटी, क्या ये स्पीड चेंज हो रही है कि रुकी हुई है? चेंज हो रही है ना, बिल्कुल चेंज हो रही है, मतलब ये चेंजिंग वेलोसिटी है। ये बात तो मानते हो ना कि मैंने अपने गाड़ी की स्पीड 5 करी, 10 करी, 15 करी, 20 करी, 25 करी, तो गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी ये जो 5 निकल कर आया गरम गरम, ये क्या निकल कर आया, ये एक्सेलरेशन निकल कर आया। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी कैसी रखी थी, चेंजिंग वेलोसिटी थी।
यानी इसकी एसआई यूनिट जल्दी से बता सकूं, इसकी एसआई यूनिट क्या लिख दूं? हाँ अब सही बोला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मेरा वीटी ग्राफ का स्लोप, मेरा वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बच्चा? एक्सेलरेशन। देखो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखने को नहीं आएंगी कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या, ये तो एमसीक्यू का सवाल है कि एरिया एंड सॉरी कि द स्लोप ऑफ ए वीटी ग्राफ गिव्स, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं लिखा होगा, उसकी एसआई यूनिट लिखी होगी, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एरिया की बात करते हैं, डायरेक्ट यही एरिया निकाल दूं, नया ग्राफ ना बनाऊं। मैंने क्या बताया, मान लो कह रहा है मुझे फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, डायरेक्ट आ गया फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ टिल 5 सेकेंड्स, ठीक है, ऐसा करके लिखा होगा कि 5 सेकंड तक का एरिया निकालो। मैंने बोला जहां तक का एरिया पूछता है उसके लिए क्या करो, एक सीधी डंडी डालो, एक सीधी डंडी डाल दो यहां तक, ये बन गया मेरा एक प्यारा सा ट्राइंगल। लिख लो ए लिख दो, इसको इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एरिया निकालने के लिए मुझे लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला लिख दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना लूं भाई, 5 - 0 5, और हाइट ले लूं 25 - 0 25। सॉल्व करो, ये हो गया 12.5, मल्टीप्लाई करो 12.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा, 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 12.5 62 पॉइंट समथिंग, ठीक है 62.5 आएगा समथिंग, ठीक है, चेक कर लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये 62.5 मैंने क्या निकाला, ध्यान से सुनना, ये भी कुछ देगा, एरिया निकाला है तो कुछ देगा। एक बात बताओ, मैंने क्या किया, बेस पे रखा गया था, बेस पे रखा गया था, सॉरी बेस पे रखा गया था टाइम, यानी मैं लिखती हूँ कि मैंने टाइम को किससे मल्टीप्लाई किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया, और हाइट पे रखा गया था वेलोसिटी, यानी मैंने टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया, यानी मैंने क्या निकाला, यानी मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला। अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ऐसे मतलब ऐसे ना लिखूं, अगर आप तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा पढ़ा है हमने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने क्या किया, मैंने टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया है, यानी मैंने क्या फाइंड किया, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, यानी इस 62.5 के आगे क्या लगा दूं, मीटर लगा दूं। यानी मेरा वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, मेरा वीटी ग्राफ का एरिया, मेरा वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताता है। यहाँ तक की बातें तुम लोग को क्लियर है, सिर्फ इतना बनाना, इसकी टेंशन नहीं है, आप इससे टेंशन मत लेना कि ये कैसे करेंगे, ये जब सवाल आएगा तो आप करना सीख जाओगे, बट मोटा मोटा बस इतना याद रखो, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, और वीटी ग्राफ का एरिया मेरा डिस्प्लेसमेंट बताता है। बस यहाँ तक की बातें आप क्लियर रखो, ठीक है, जल्दी से बना लीजिए, इसके बाद छोटे मोटे थोड़े से और कॉन्सेप्ट है, सारे ग्राफ और बताऊंगी, फिर आगे इतना आगे चलेंगे, पहले इतना बना लीजिए। चलो कुछ चीजें और बची हैं, ठीक है, ग्राफ में, ग्राफ तो खत्म कर लिया, अब कोई एरिया स्लोप नहीं पढ़ना, अब मुझे, मैं आपको कुछ अलग अलग ग्राफ के टाइप्स बताने वाली हूँ। तुम सोचोगे मैम अभी तक क्या बता रही थी आप, डीटी ग्राफ बता दिया है, वीटी ग्राफ बता दिया, बट कुछ ग्राफ के और भी टाइप्स हैं वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारा चैप्टर ही, ठीक है। कुछ ग्राफ देखेंगे जब ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, रेस्ट पे है, कुछ ग्राफ देखेंगे जब ऑब्जेक्ट कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन पे है, और कुछ ग्राफ हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। चलो जी ठीक है, 3 के अंदर हम ग्राफ को पढ़ते हैं, आ जाओ बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक बार में पहले बना लूं, फिर आपको बस समझाना रहेगा मुझे। ठीक है,
सब में देख रहे हो मैम ने दो दो ग्राफ बनाए, क्यों बनाए भाई? दो दो ग्राफ क्यों बनाए हैं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। एक एस टी ग्राफ होगा ये वाला, एक मेरा ग्राफ होगा वी टी। एक मेरा एस टी ग्राफ होगा, एक होगा वी टी। देखो मैं खुद बना के बता रही हूँ, दिमाग में फीड कर लेना, छाप लेना इसको, ठीक है। एस टी ग्राफ होगा और एक मेरा होगा वी टी ग्राफ। चलो भाई रेस्ट की बात करते हैं। भाई ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर है, चलने को मंजूरी नहीं है, वो कह रहा है मैं नहीं चलूंगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से, इस चेयर को मान लो, ठीक है। ये मेरे से मान लो 2 मीटर की दूरी पर है, सपोज कर लो 2 मीटर की दूरी पर है। हुआ क्या, 1 सेकंड हुआ, मैंने देखा ये अब भी 2 मीटर पे था। 2 सेकंड हुआ, ये अब भी 2 मीटर पे। 3 सेकंड हुआ, ये अब भी 2 मीटर पे। 4 सेकंड हुआ, ये अब भी 2 मीटर पे। 5 सेकंड हुआ, ये अब भी 2 मीटर पे। ऑब्जेक्ट तो चल ही नहीं रहा है, उसकी कोई वो जितना दूर पे मेरे से खड़ा है वो उतनी दूर पे मेरे पास रखा हुआ है। ऐसा ग्राफ कैसा मिलेगा भाई मुझे, ये ग्राफ कैसा मिलेगा मुझे? कुछ ऐसा मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट एसटी, ये मैंने बनाया है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एसटी ग्राफ पर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिमाग में रख लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चल ही नहीं रहा ना, उतनी दूर पे वो है, टिका हुआ है, हर सेकंड पे उतनी दूर पे रखा हुआ है। वीटी ग्राफ की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो कुछ होगा ग्राफ? कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, जीरो जीरो। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, 1 सेकंड में भी जीरो, 2 सेकंड में भी जीरो, 3 सेकंड में भी जीरो, 4 सेकंड में भी जीरो, 5 सेकंड में भी जीरो। तो ग्राफ तो एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड कर गया, कुछ है ही नहीं ग्राफ, ठीक है। इतनी चीजें हैं रेस्ट की। यूनिफॉर्म मोशन पे आ जाओ। ऑब्जेक्ट हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा इसका कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा इससे पहले हम बना रहे थे, वो वाला ग्राफ। देखो जल्दी से बैक करते हैं, ये देखिए भाई, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे 2-2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले 2 मीटर चला, 4 मीटर चला, 6 मीटर चला, 8 मीटर चला, 10 मीटर चला, हर इंटरवल पे 2-2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन बना है। ग्राफ कैसा बना है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना है। यानी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, एसटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। वीटी ग्राफ की बात करते हैं। मोशन कैसा है? मोशन यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं मेरी स्पीड गाड़ी की 35 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। थोड़ा और ऐसे लिखते हैं यार, कंजूसी नहीं करते हैं। मेरी गाड़ी की स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड हुआ तो भी 35, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। 2 सेकंड हुआ तो भी 35 है, 3 सेकंड हुआ तो भी 35 है, 4 सेकंड हुआ तो भी 35 है, 5 सेकंड हुआ तो भी 35 है। यानी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ फॉर वीटी कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें और इसमें, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है, दिमाग को खोल के ग्राफ को तोड़ना सीखना। जैसे मैं तोड़ तोड़ के बता रही हूँ कि 1 सेकंड पे भी इतना, 2 सेकंड पे भी इतना। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ग्राफ है तो ये वाला ग्राफ है। ज्यादातर क्वेश्चन जो भी करोगे तुम्हें वीटी ग्राफ 95% तक वीटी ग्राफ ही आता है, एसटी ग्राफ बहुत कम आता है। और वीटी ग्राफ का भी सबसे पसंदीदा सवाल होता है उनका ये कि यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ बना के दिखाओ, या ज्यादातर क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से तो चल नहीं रहा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? स्पीड उसकी चेंज हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से नहीं चल रहा तो एसटी ग्राफ कैसा होगा? उसका कोई कर्व होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इस ग्राफ को बोलते हैं कर्वी ग्राफ होगा। कुछ भी ऐसा कर्व हो सकता है ग्राफ, क्योंकि कोई कोई स्पीड उसकी फिक्स थोड़ी ना है। जरूरी थोड़ी ना कि वो हर बार पर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। हो सकता है 2 कवर किया, हो सकता है उसके बाद सीधे 12 कवर कर लिया। तो ऐसे केसेस में ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ग्राफ हमेशा ऐसे केसेस में, हम 9th में बोलते हैं ग्राफ कैसा होगा? कर्व ग्राफ होगा उसका। इसकी डिटेलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो 9th में ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन जहाँ ये खत्म होता है सारी डिटेल की बात शुरू होती है आपकी 11th के काइनेमेटिक्स में। यही कर्व वाला ग्राफ आपको 11th में पढ़ना होता है, यहाँ नहीं है। यहाँ बस आपको ये बोल दिया है क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म में एसटी ग्राफ कैसा होगा? कर्वी ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड फिक्स नहीं है। इसकी स्पीड तो चेंज कर रहा है, तो कैसे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस उसकी चेंज होती जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम ग्राफ को कर्व बना देते हैं, ठीक है। वीटी ग्राफ की बात करते हैं। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में, जो हमने एक्स्ट्रा क्लास ली थी। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बताइए।
एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कौन से ग्राफ का डिस्कस कर रहे हैं? एक्सेलरेशन वाले ग्राफ का डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा? इससे पहले डिस्कस किया हुआ है मैंने। ऐसे ग्राफ को, क्योंकि हर बार इक्वल, जैसे इससे पहले वाला देखो, हर बार वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है बट इक्वल अमाउंट से चेंज कर रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं, यहां लिख रही हूं, ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है बट यूनिफॉर्म रेट से, यानी ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। नेगेटिव का बच्चा लोग तुम लोग खुद ही जानते हो, मैं अगर थोड़ा सा जगह मुझे मिल जाए तो मैं नेगेटिव का भी यहीं बना के बता दूं। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, नेगेटिव का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, नीचे गिरता हुआ। इसे क्या बोलेंगे? रिटार्डेटेड मोशन। और जीरो एक्सेलरेशन के लिए भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा? जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सेम स्पीड के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले की क्लास में भी डिस्कस करी है। मोटा मोटा आपको जो नया मैंने बताया है वो आपको एक रस्ट का बताया है मैंने आपको, और मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन में बताया है। एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रखना चाहिए। ये रिटार्डेटेड मोशन के लिए है, एक बार लिख भी देती हूँ। ग्राफ खत्म, बस आपके सिलेबस में इतना ही है। रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है ये। ठीक है, ये आपका जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन है। खत्म, ग्राफ डन है। जल्दी से बना लो, ये तो पहले ही बनाया हुआ था, ये ना भी बनाओगे तो भी चलेगा, एक ये बना लेना बस एसटी वाला। वीटी तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था आपसे। जल्दी से बनाइए, ग्राफ डन है अब। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, ऑलमोस्ट एंड है, अब लास्ट की तरफ आ जाओ। कुछ छोटा सा टॉपिक लिखा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है, 9th में पहली बार पढ़ोगे, और जब तक आपके पास फिजिक्स रहेगी तब तक आप पढ़ोगे। ठीक है, आप चाहे आप कॉलेज में चले जाओ, चाहे आप बीटेक करो, चाहे आप एमटेक करो, आज जो ये पढ़ाने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपको पूरी जिंदगी साथ रहेगा जब तक आपका साइंस के साथ साथ रहेगा। ठीक है, पहले तो सिलेबस में इसका डेरिवेशन होता था, कोविड से पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन के फुल डेरिवेशन आपके सिलेबस में था, लेकिन अब डेरिवेशन कट चुका है। कोविड के बाद का जो रिवाइज सिलेबस आया है उसके अंदर इसका डेरिवेशन कटा हुआ है, तो हम डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखने वाली हूँ। तीनों इक्वेशन आपको सिर्फ रटना है, रटने जैसे मैथ्स में फॉर्मूला रटते हैं वैसे यहाँ भी आपको तीनों इक्वेशन को रटना है। इसके नाम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, मैं तीनों लिख रही हूँ। देखो पहली इक्वेशन, देखो इक्वेशन 1, हम इसे बोलते हैं मोशन की पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन 1 है मोशन की। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे आपको भी पढ़ना है इसको। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 हो गई मेरी। ऐसे याद रखना है कि मैम जब न्यूमेरिकल दूंगी तो आप मुझसे बोलोगे मैम दूसरी वाली इक्वेशन लगेगी, तीसरी वाली इक्वेशन लगेगी, आपको ऐसे याद रखना है। और ये मेरी इक्वेशन तीसरी है, ये मेरी इक्वेशन तीसरी है। काम कहाँ आएगा? सिर्फ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, कहाँ काम आएंगे तीनों? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स में, और कहीं इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे इनका यूज करेंगे। कुछ बेसिक चीजें वैसे तो अभी पता चल गया होगा। v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, स्मॉल u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, एंड स्मॉल t स्टैंड फॉर टाइम। डन है जी ये सारी चीज। और s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, बस इसको बच्चा लोग आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है,
इक्वेशंस रट लीजिएगा, बाकी सारी चीजें मैंने लिख भी दी, आपको पता है, जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं इसमें। चलो भाई आगे चलो, लास्ट, ये पक्का लास्ट टॉपिक है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। देखो आराम से समझो, इस पे सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल आपको मिलने वाले हैं। क्या चीजें कह रहा है, ठीक है, मैंने एक प्यारा सा सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ना है मेरे को सर्कुलर मोशन, नाम ही है सर्कुलर मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा होगा, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए वो इस सर्कुलर पाथ में मूव किया जा रहा है, गोल 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 घूमे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या बोल देंगे हम, सर्कुलर मोशन बोल देंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन के आगे एक वर्ड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ए, मान लो ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमे जा रहा है, और ये जो इसकी स्पीड है ये यूनिफॉर्म है, मतलब ये जितना बार यहाँ पे गोल गोल घूमेगा इसकी स्पीड कैसी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड की होगी। तो ऐसे मोशन को क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। बस इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन इससे एक और चीज है जो आपको देखना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसको समझते हैं, एक्सेलरेशन का क्या मतलब था बच्चा लोग, चेंज इन वेलोसिटी, यही तो था, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी मेरी दो चीजों पर डिपेंड करती है, लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। वेलोसिटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी करती है मेरे मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर सकती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मैं स्पीड लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और वेलोसिटी डिपेंड करती है मेरे डायरेक्शन को। तुम कहोगे मैम एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि आप कह रहे हो कि स्पीड सेम है, यानी भाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब ये बंदा जिस स्पीड से चल रहा है स्पीड तो उसकी सेम है, लेकिन तब भी मैंने ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड क्यों बोला हुआ है, इसको समझना। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बात तो सही है कि स्पीड तो सेम है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेटेड है, क्यों, सुनो। अब जैसे देखो, मैं ऐसे आपको फेस कर रही हूँ, अभी मेरी डायरेक्शन कैसी है, आपको फेस कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसे घूम गई, अब मेरी डायरेक्शन कैसी हो गई, इधर वाली हो गई। अभी मैं ऐसे घूम गई, मैं बोर्ड को फेस कर रही हूँ, मैं ऐसे घूम गई, मैं इधर फेस कर रही हूँ, फिर मैं ऐसे घूम गई, मैं आपको फेस कर रही हूँ। मैं गोल गोल चक्कर काटा, मैंने भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड मान लो मेरी सेम थी, मान लो मेरे सेम स्पीड होने के बावजूद भी मैं जैसे जैसे मूव कर रही थी मेरी डायरेक्शन पल पल बदल रही थी। और अगर स्पीड सेम भी है लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। क्या बोल सकती हूँ कि मेरा मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, क्योंकि मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बस आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, गिव रीजन करके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। आप डायग्राम बनाओ, कोई एक स्पीड दिखा दो और ये बता दो कि ईच पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो इधर आएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो इधर आएगा तो ये वाली डायरेक्शन फेस कर रहा है, अभी इधर आएगा तो ये वाली डायरेक्शन फेस करेगा, इधर जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन फेस करेगा, इधर जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन, इधर जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये मोशन कैसा हो गया, मेरा एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। बस यही था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस पे छोटा सा फॉर्मूला है आपका कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। तो बहुत इजी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर्कल है तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर और टाइम इज इक्वल टू टी। यहीं पे खत्म है। ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, उसके स्पीड निकालने की बात करेंगे। बाकी आपका मोशन चैप्टर बच्चा लोग यहीं पे खत्म होता है, सारी चीजें यहीं पे। अब जो चीज बचती है सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बचती है। तो इतना लिख के डन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे इस पे, ठीक है।